मैंने टीयर 3 कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। मुझे नो डाउट फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस मिला था विद माय रैंक। बट बस पता नहीं घर वालों ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एक नया फील्ड है, इसमें चले जाओ, इसमें बहुत स्कोप है, इसमें सरकारी नौकरी मिल जाती है वैसा। तो आई वाज गोइंग विद द फ्लो टिल माय लास्ट ईयर ऑफ माय First of all, इंजीनियरिंग। thank you so much, sir, for accepting my invitation and being here on my channel. I believe your journey is going to be really helpful for the audience. So, I know most of the people must already be aware about you as you are helping lots of people, whether they are freshers or experienced, so your YouTube channel as well as on LinkedIn too. But if you can please start with your introduction and share a quick recap of your 9 years journey in the IT. Okay, thank you so much, Soumya, for inviting me on your channel. Hello, friends. I am senior front-end developer at my current organization. I have total close to 9 years of experience in this domain, and I started my journey with TCS, a service-based company, and then later moved to product-based company, and then again back to service-based company. बहुत सारे लोगों के मन में समय ये डाउट रहता है कि भाई ये क्या बात हुई, प्रोडक्ट बेसिस सर्विस बेस में कौन आता है, राइट? तो Mhm. मैं बोलता हूँ कि भाई लाइफ में ना हर बंदे की अपनी एक प्रायोरिटी होती है। मैं आपको भी यही एडवाइस देता हूँ, इट्स यू सौम्या, इट्स फॉर मी, इट्स फॉर एवरीवन। मतलब सुनो सबकी, करो मन की, सीधी बात। ओके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क। मैंने टीयर 3 कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। मुझे नो डाउट फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस मिला था विद माय रैंक। बट बस पता नहीं घर वालों ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एक नया फील्ड है, इसमें चले जाओ, इसमें बहुत स्कोप है, इसमें सरकारी नौकरी मिल जाती है वैसा ना। तो आई वाज गोइंग विद द फ्लो टिल माय लास्ट ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग। मतलब मैंने अपनी पूरी इंजीनियरिंग में सिर्फ एक सी प्लस प्लस पढ़ा था, सी एंड सी प्लस प्लस। वो भी जस्ट मेरे रूममेट ने मुझे बोला कि भाई गलती से हमको अगर इसमें जॉब नहीं मिलती अपने डोमेन में, इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में, तो एटलीस्ट हम आईटी में तो जा सके, तो बेटर है कि थोड़ा सा सी प्लस प्लस पढ़ लेते हैं, कोचिंग लगा लेते हैं। तो हमने कोचिंग लगा ली। तो मतलब आई वाज गोइंग विद द फ्लो। मुझे यहाँ तक डिफरेंस नहीं पता था कि भाई डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट क्या होते हैं, समझ रहे हो? तो जब टीसीएस ज्वाइन किया तो वहाँ पे हमको एक प्रोडक्ट में डाल दिया है ना, जो एक प्रोडक्ट था मैन्युफैक्चरिंग का। उसके अंदर फ्रंट एंड भी था, और फ्रंट एंड की स्क्रीन भी थी, जावास्क्रिप्ट पे काम था नॉर्मल। तो वो भी काम था, प्लस उनके टूल बेस्ड भी काम थे, वो सब मतलब ऐसा था कि लाइफ में जो भी काम मिला ना, किसी को मना नहीं किया मैंने। मैं Mhm. सीखता गया। फिर वो सीखते सीखते एक कॉल आ गया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से, क्यूएडी से। उन्होंने बोला कि ये होगा, मैंने बोला आ जाओ भाई। उन्होंने मेरे से बिजनेस क्वेश्चंस पूछे। अभी उन्होंने थोड़ा सा मेरे से मैन्युफैक्चरिंग के, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ना बिजनेस डोमेन क्वेश्चंस पूछे। कोडिंग भी थी, हमारी एक प्रोग्रेस लैंग्वेज है, ओके, उसमें थी कोडिंग। वेब स्पीड करके, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड प्रोग्रेस फोर। ओके, तो मुझे जावास्क्रिप्ट की भी नॉलेज थी, प्रोग्रेस की भी नॉलेज थी। बट मेरा वहां पे जो इंटरव्यू हो रहा था वो मेरा प्रोडक्ट के ऊपर, टूल के ऊपर हो रहा था। ओके, वो उसकी डोमेन नॉलेज ज्यादा चेक कर रहे थे। तो इट्स डिपेंड्स कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करो ना, तो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अप्लाई करो, ना कि अपनी नॉलेज के हिसाब से। एंड इट्स अ फैक्ट, लाइफ में कभी भी रिज्यूमे बनाओ तो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाना चाहिए, है ना? Mhm. और जो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन हो उसके हिसाब से आंसर देने चाहिए, ना कि अपनी ही नॉलेज के हिसाब से तुम देते हो, मैंने तो ये पढ़ा था मैं तो ये बताऊंगा, नहीं। ओके, ये इंसान तब बातें ऐसी करता है जब उसको नहीं पता कि मुझे सामने वाले को क्या आंसर देना है ना। Mhm. तो मैंने वहां पे मतलब 2.7 ईयर्स जब मैंने स्पेंड किए टीसीएस में, फिर मैंने दूसरी कंपनी में चला गया। मैं तुमको क्यों ये सारी जर्नी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना हर स्टेज में कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम फेस करी। मैं मुंबई में था, मतलब मेरी जब टीसीएस में 20-25 हजार की सैलरी थी, तो मैं मुंबई में था। अब वहां पे मेरी जेब में खर्चे करने के बाद मुश्किल से 10 हजार बचता था, मुश्किल से। तो फिर वही होता था कि यार घर वालों को भी 10 हजार भेजूं, तो उसमें से मेरे पास मतलब उस अगर 10 हजार में से कुछ अमाउंट भेजूं तो मेरे पास क्या बचेगा? फिर वही होता था यार, ये सैलरी कम है, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, है ना? तो मैं जिस टीम में था वो बहुत अच्छे मैनेजर्स थे, वहाँ पे सीनियर्स थे। स्टार्टिंग में तो देखो यार, हर सीनियर ना थोड़ा सा परेशान तो करता ही है फ्रेशर को, ओके, बिकॉज यू आर इमेच्योर, है ना? Mhm. और फिर अगर तुम, इफ यू वैन यू हैव मेच्योरिटी ना, तो सामने वाला भी फिर थोड़ा सा टिक के बात करता है, ओके। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि लाइफ में प्लस आईटी में, मतलब जितना सहन कर सको करो। क्योंकि जैसा भी आपको सबको ही पता है कि यार हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज से ज्यादा डिबेट नहीं करते, वो स्विच मार के निकल जाते हैं, ओके। तो दे डोंट, फिर वही पीछे जो पॉलिटिक्स रह जाती है वो पीछे रह जाते हैं, वो इंसान आगे निकल जाता है। वो उधर डिबेट नहीं करता कि मुझे 5% हाइक दिया, मुझे 10 ज्यादा मिलना चाहिए, ये सब उसको बोलता है भाई तू 5% दिया ना, ठीक है, अभी रुकना, स्विच मार के 50-100% नहीं ले लूंगा, है ना, समझ रहे हो? तो मुझे वहां से सीनियर्स ने बोला था कि भाई मत जा, मतलब लेट्स स्टे हेयर, क्योंकि टीसीएस एक Mhm. ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ यहाँ पे कैसे ऑनसाइट कैसे मिलता है,
जो ज्यादा देर तक रहता है ना उसको ज्यादा ऑन साइड मिलता है। मैनेजर उसको रेकमेंड करता है कि भाई ये इसको मैं पिछले 5 साल से जानता हूँ, क्योंकि मेरे जो भी रूममेट थे ना, आज एक बंदा जर्मनी में है, एक यूएस में है, और एक बंदा नीदरलैंड में है। ठीक है जी, तीनों सेटल हो चुके हैं बिकॉज वो टीसीएस में रही। ओके, मैंने, मेरे गोल्स दूसरे थे, क्योंकि मेरे जो मैं आसपास कलीग्स को देख रहा था, मतलब उस टाइम पे देखो मैंने 2.7 ईयर के एक्सपीरियंस में जब स्विच किया ना, तब मेरा पैकेज टीसीएस में रह के, क्योंकि मुझे ए बैंड मिल रहा था कंटिन्यूस। ओके, तो मेरा ए बैंड की वजह से ना मेरा पैकेज क्लोज टू 5 पहुंच चुका था, 4.8 था, और मुझे जो स्विच मार्क के मिला था 6.8। ओके, तुम बोलोगे यार सिर्फ 2 लाख, मतलब 3 इयर्स के ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस पे मेरा पैकेज 7 लाख था। बट अभी तुमको भी पता है कि भाई आज के टाइम पे 3 साल के एक्सपीरियंस पे जो पैकेज मिल रहा है, वो मैं बोलता हूँ एक रेंज है, रेंज इन द सेंस मतलब 9 लाख से लेके 15-16 लाख तक भी मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज, डिपेंडिंग ऑन द टेक स्टैक यू आर वर्किंग। होगा ना, अगर आप डेटा साइंस फुल स्टैक या फिर किसी सेल्स फोर्स, मतलब आपके पास जब अच्छी किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ब्रॉडर नॉलेज है, तब आपको मिल रहा है पैसा। ठीक है, मेरा अभी 3 साल के एक्सपीरियंस पे ऑलमोस्ट 7 लाख। जब 7 लाख हुआ मुंबई जैसे शहर में, ऐसा लगा रहा यार सही, अब थोड़ी सी सैलरी बढ़ गई, 40,000 के आसपास आने लगी, अब थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी। बट उसके चक्कर में क्या हुआ, मेरी लोकेशन चेंज हो गई। जब लोकेशन चेंज होगी तो वो फ्लैट का रेंट बढ़ गया। तो मतलब ये भी मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ, जब आप स्विच करते हो ना जॉब, तो सब चीजों के बारे में सोचा करो कि मतलब अभी आप सपोज मान के चलो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, है ना, आप अपने घर के पास हो, और सडनली आप ऐसी जगह पे स्विच कर रहे हो जहाँ पे सैलरी बढ़ा के भी आपको कुछ एक्चुअली बढ़ा नहीं आपका इन हैंड, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ गए, है ना। क्योंकि ऐसे एक कहावत है, बट ये बोला भी जाता है, जब आपकी आप सपोज अगर 1 BHK में रहते हो और आपकी सैलरी बढ़ जाए, तो सडनली 2 BHK में जंप स्विच नहीं करना चाहिए। यू शुड फर्स्ट स्टे इन टू 1 BHK फॉर सम टाइम, एंड देन अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे मेरे पैसे बच रहे हैं, मुझे करना चाहिए, देन अकॉर्डिंग टू योर नीड, मतलब इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेनी चाहिए लाइफ। बट मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो तब तक भी कोई क्लैरिटी नहीं थी, बट लकीली भगवान की कृपा से हमने, मुझे एक सीनियर अच्छे मिले, मतलब जिनसे मैंने ना हर स्टेज के लिए एडवाइस मांगी। मैं इसलिए बोलता हूँ अपनी ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस को भी, आपके पास एक लाइफ में एक ऐसा दोस्त और एक ऐसा सीनियर जरूर होना चाहिए जिससे आप रेगुलर एडवाइस लेते रहो कोई भी चीज को लेकर, है ना। मतलब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि भाई इस समय कौन सी टेक स्टैक अच्छा चल रहा है, या फिर अगर मेरा एक फ्यूचर ड्रीम है कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए। क्योंकि आज ही मैं किसी को गाइडेंस देके हटा था, उसका एक्सपीरियंस 5 साल हो गया था ऑलमोस्ट, एंड ही वांट्स टू बिकम स्क्रम मास्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, इस प्रोफाइल में जाना चाहता था। ओके, तो मैं उसको एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में समझा रहा था। तो बेटर है कि जितना आपको अपने आप को ग्राइंड करना है ना, तो वो शादी से पहले कर लो, क्योंकि शादी के बाद पढ़ाई तो भूल ही जाओ, और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने जब कंपनी स्विच करी ना, जब मेरी थोड़ी सी सैलरी बढ़ गई, तो फिर वही शादी हो गई। जब शादी होगी तब आपको फिर लगता है कि क्या मुझे अब जॉब स्विच करने की जरूरत है। फिर जब आपको लगता है यार ये तो पैसे ही बहुत कम है, अभी मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, तो अब तो यार करना ही पड़ेगा, एक और कर लेते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, ऑफिस सब सही चल रहा है, ऑफिस में अच्छा पैसा मिल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस भी है ना। वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए आ गया क्योंकि आप एक कंपनी में बैठे हो बहुत टाइम से, आपने वहां का सारा काम सीख लिया है, अभी आप वहां के बाबू बन चुके हो, आपको इन एंड आउट सब पता है कंपनी के, आपको लोग सब जानते हैं, आपका वहां पे दबदबा बन चुका है। आप जब चाहते हो तब काम करते हो, बिकॉज आपने ट्रस्ट गेन कर लिया है मैनेजर का, टीम का, है ना। क्योंकि मैं वहां पे ऑलमोस्ट लीड पोजीशन पे ही था, है ना। तो मतलब जब आपके हाथ में पावर आते हैं, तब आप थोड़े से कंफर्ट जोन में चले जाते हो, सीधी बात। ओके, मैं बोल रहा हूँ, मैं भी वहां पे टीम लीड था, मुझे वहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट संभालने को बोला गया। तो बट मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब मैं डेवलपर ही ठीक हूँ, और मुझे यहाँ पे कुछ वो जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा। पैसा मिल रहा है बट जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा, है ना। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, एक स्विच और मारना चाहिए, और जो मेरा फेवरेट डोमेन है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है फ्रंट एंड में, तो मैं उसमें करूंगा। तो फिर मैंने अपने कंसेप्ट दोबारा रिवाइज किए रिएक्ट के, है ना। बट वही बात है, ऐसा नहीं है कि भाई फ्रंट एंड में, मैं फ्रंट एंड का रोड मैप की अगर बात करूं, मैं इन डिटेल यहाँ पे तो नहीं बता सकता, बट मेरी ऑलरेडी एक एक्सेल शीट है जो मैंने खुद बनाई। मतलब अगर कोई बंदा लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस है और फ्रंट एंड में आना चाहता है रिएक्ट में, वो उस शीट के थ्रू आ सकता है, चाहे उसके पास प्रायर एक्सपीरियंस है या नहीं। मतलब वो मैंने शीट बहुत बेसिक से बनाई है, जिसके अंदर मैंने ये पॉइंट्स कवर किए हैं कि आप कंपनी में क्या काम होता है, समझ रहे हो। मतलब आप यू ऑल्सो नो कि मतलब जब आप यूट्यूब से पढ़ते हो, ओके करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो आप यूट्यूब से पढ़ते हो जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी सेम चीजें कंपनी में भी यूज होती हैं, या फिर कंपनी में भी वैसे ही काम होता है। यूट्यूब में प्रोबेबली आपसे एक बेसिक प्रोजेक्ट्स दिखाए जाते हैं, ओके, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिए जाते हैं। बट जब आप कंपनी में जाते हो तो वहां पे सब चीजें इंटीग्रेटेड रहती है।
राइट। है ना? तभी तब आपको तब रियलाइज होता है यार बोलो बोलो, हाँ, यस तभी यस प्लीज कंटिन्यू। या लाइक तभी जैसे कि आप अब भले ही यूट्यूब से कितना भी पढ़ लो, लाइक जैसे लोग बेंच पे होते हैं राइट, तो दे आर डूइंग यूडेमी के कोर्सेज और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो एक्चुअल लर्निंग जब तक आप प्रोजेक्ट में काम नहीं करोगे, बिकॉज वहाँ पे जो आप देख रहे हो यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर वीडियो कि हाँ ऐसे ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम यू आर कमिंग अक्रॉस, बट आई थिंक दिस अ ह्यूज डिफरेंस कि आप वो जो एक चीज़ें फॉलो कर रहे हो एंड देन एक्चुअल प्रोजेक्ट में जो आप काम कर रहे हो। करेक्ट। अभी आप गिट यूज करते हो? यस। है ना? अभी जो यूट्यूब पे जो पढ़ा देते हैं कि भाई ये लो क्लोन कर लो, इसको अपना ऐड कर देना, ये कमिट की कमांड है, उसके बाद पुश कर देना, है ना? बट जब आपको भी पता है कि समटाइम्स, मतलब मैं ऐसे जब काम कर रहा था भाई, एक अब हमारे पास रेपोजिटरी है, आपको किसी और रेपोजिटरी के साथ उसको लिंक करना है। अब ये कॉमन सी बातें, ये है बहुत कॉमन सी बातें कंपनीज में, है ना? या फिर आपको दो ब्रांचेस को मर्ज करना है, तो जब हम, या फिर आपके पास एक मास्टर ब्रांच है, आपको मल्टीपल ब्रांचेस बनानी है, जब हम सेल्फ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तब हम मल्टीपल ब्रांचेस का हम सोचते नहीं, तो बोलते हैं हम सारा मास्टर में डालो, वही बात खत्म होगी, क्योंकि मैं ही मास्टर हूँ, है ना? जब हम कंपनीज में काम करते हैं तब पता लगता है भाई इधर चार डेवलपर था, चार डेवलपर्स अपनी अपनी ब्रांचेस में काम कर रहे हैं, भाई इसने पुश किया था, अरे भाई इसको कंफ्लिक्ट आने लग गया, अब कंफ्लिक्ट कैसे सॉल्व करना है, इसको रिव्यूअर में किसको किसको ऐड करना है ना? फिर कमिट, तुम्हारा मैसेज अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ये तो मैं बहुत सिंपल सी बातें कर रहा हूँ, तो मतलब वो फर्क होता है, मतलब मैं वही बोलता हूँ कि यूट्यूब से ना आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, बट सरवाइव करने के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि लाइफ में आपको ये हर स्टेज के ऊपर, अगर पॉसिबल है, अगर आपका कोई ऐसा सर्कल है, तो बेटर अपना कनेक्शन ऐसा बनाओ। जैसे मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना अभी टेलीग्राम ग्रुप बनाया विच इज पब्लिक, मतलब वहाँ पे कोई भी इंसान आ सकता है और अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, तो द रीजन बीइंग इज यू शुड कनेक्ट टू द राइट पर्सन, जहां से आप अपनी राइट गाइडेंस ले सको, सो दैट वो मार्केट में अप्लाई कर सको। देखो एग्जांपल, अभी आप बैकएंड डेवलपर हो, मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, अभी बहुत सारी चीजें हैं कि जो मैं ओपनली नहीं बता सकता, राइट? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब मजबूर है, मतलब हमारे हाथ बंधे हुए हैं ना, कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट? तो वही बात है, अगर कोई मेरे साथ आके बैठे, है ना, उसको तो बता ही सकता हूँ। अगर आप देखोगे रिज्यूमे में वैसे तो बोलते हैं कि भाई कंपनी के तुम अपने प्रोजेक्ट्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते, रिज्यूमे में क्या लिखते हैं हम? सब कुछ तो लिख देते हैं। फिर जब इंटरव्यू की बात आती है वहां पे तो बिंदास बोलने लग जाते हैं, वैसे तो सैलरी कॉन्फिडेंशियल है, बट आके तुम Naukri.com पे बड़ा बड़ा डाल देते हो और इंटरव्यू में एचआर के साथ बड़ा बिंदास बोलते हो, ऑफर लेटर भी शेयर कर देते हो जब क्रॉस सैलरी हाइक लेना होता है, नेगोशिएट करना होता है, तब ऐसे तो ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है ना? अंडर द टेबल सब कुछ चलता है। ओके, तो मैं वही बोल रहा हूँ, हमेशा अपने पास एक ऐसा कलीग या एक ऐसा फ्रेंड ढूंढ के रखो जो आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देता रहे हर चीज में। तो ये था मेरा टेक। और राइट नाउ लाइक आई एम डूइंग इनटू फ्रंट एंड, जहाँ पे मैं रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट, बहुत चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी आपको वीडियो के प्रोबेबली डिस्क्रिप्शन में सौम्या मेरा एक्सेल का शीट का लिंक डाल देगी, डॉक्यूमेंट का मैंने वहाँ पे फ्री में रखा हुआ है। ओके, तो मतलब वो कोई भी इंसान पढ़ेगा ना तो वो भी फ्रंट एंड डेवलपर बन सकता है अपने आप खुद से। श्योर श्योर। तो सर लाइक आपने इतना मतलब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी, सो अगेन थैंक यू फॉर दैट। तो यहाँ पे एक फ्रिक्वेंट क्वेश्चन जो मेरे पास काफ़ी पिंग आता है, आई थिंक कि मुझे उतना आइडिया नहीं है बिकॉज आई एम द डेवलपर फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ, राइट? तो मेरा कोई डोमेन चेंज वाली चीज़ नहीं है, बट जैसे कहीं ना कहीं आपके केस में भी लाइक एज यू मेंशन कि पहले आप जिस कंपनी में थे तो काइंड ऑफ डेवलपमेंट वर्क उतना नहीं था या इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं लाइक फ्रेशर, एज अ फ्रेशर दे ज्वाइन ए स्पेसिफिक कंपनी, तो नहीं आइडिया होता, सपोर्ट का काम दे दिया या कोई स्पेसिफिक टेस्टिंग काम दे दिया, तो दे वांट टू कम टू द डेवलपमेंट पार्ट। तो कैसे डोमेन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल आइडिया नहीं है और अब एक्सपीरियंस भी हो गया है, देन हाउ दे कैन डू सो? ओके, इसके अंदर ना कंपनीज में दो टाइप का एक्सपीरियंस काउंट होता है, एक होता है आपका टोटल एक्सपीरियंस, एक होता है रेलेवेंट एक्सपीरियंस, राइट? आपको भी पता है हर एमएनसी में ऑलमोस्ट, ओके, सर्विस बेस्ड एमएनसी या फिर प्रोडक्ट बेस्ड अगर एमएनसी होगी, वहां पे स्टार्टिंग है ना 2 से लेके 3 महीने तक ना टाइम पास होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग्स। ओके, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको या तो ट्रेनिंग मिलती है, दे आर वेरी लकी पर्सन, अगर नहीं मिलती तो मीन्स वो ग्राइंड होने वाले हैं। ठीक है, फ्रेशर की अगर बात करें तो भाई उनको स्टार्टिंग के 6 महीने तक तो ऑलमोस्ट यही होता है, तुम समझने के, कल्चर समझने की कोशिश करो। तो मान के चलो किसी के पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो स्टार्टिंग के 6 महीने अब वो घुमा बोल सकता है कि भाई मैंने एग्जाम्पल जावा डेवलपमेंट किया या फिर मैंने जावा स्क्रिप्ट किया, मैंने रिएक्ट जेएस किया। ठीक है, अभी स्टार्टिंग का मैंने बोला 6 मंथ तो आप घुमा दिया, ट्रेनिंग किया, कल्चर समझने की कोशिश करी। देखो जब आपके पास नॉलेज होगी ना एज ए डेवलपर,
वर्क की या सपोर्ट की, तो आप चीजें बोल सकते हो कि भाई सपोर्ट का मुझे ना लाइफ साइकिल पता है, मैंने सपोर्ट में भी काम किया है, हमारा कस्टमर का गो लाइव हुआ था एक फेज, तो वो गो लाइव को भी मैंने सपोर्ट किया है ना, 3 महीने का मैंने सपोर्ट दिया है, तो मुझे पता है कि उस टाइम पे कैसे बर्निंग इश्यूज आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। तो प्लस डेवलपमेंट, मतलब कैसा है कि ना, जब आप सपोर्ट में इश्यूज आपको आ रहे हैं, तो किसी ने जो डेवलपमेंट किया था उसी के इश्यूज आ रहे हैं ना, तब जब आप उसी को ही बोल दो ना कि भाई ये चीज मैंने डेवलपमेंट करी थी और फिर मैंने डेवलपमेंट करते करते रियलाइज किया यार ये चीज मैंने गलत लिखी है, मतलब तुम उसको एज अ बग बोलने की बजाय बोल दो ना कि ये फाइंड इशू मैंने खुद फाइंड किया, ठीक है ना। और एट द एंड ऑफ द डे सारी दुनिया को पता है, अगर कोई बोलता है भाई मुझे कोडिंग सीखनी है, मुझे डेवलपमेंट प्रोफाइल चाहिए, तो भाई सिंपल फंडा, कोडिंग करो, ठीक है ना। अभी ऑनलाइन पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग लीड कोड बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं जिसमें मैं हूं, मेरा एक्सपर्टीज है, तो उसमें तो हर इंसान यही बोलता है कि भाई तुम सबसे पहले पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना स्टार्ट करो, है ना। अगर तुमको जावा HTML CSS भी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनती है स्टैटिक, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट ऐड करो डायनेमिक, फिर उसके बाद हमको रिएक्ट पे जाना है, एंगुलर पे जाना है, तो वो सीखो, पहले रिएक्ट और एंगुलर पे फोकस करो, देन ओनली कम्स टू नेक्स्ट JS या Vue.js, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है, ये बात मैंने खुद कहीं से सीखी थी, ऐसा नहीं है कि भाई अभी मार्केट में ये आ गया तो पढ़ लेते, अभी तुम जावा डेवलपर हो, तुमको गोलैंग भी कल को अगर काम करने को मिल सकता है तब तुम पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि भाई मैं आज ही पढ़ने लग जाती हूँ, कल जब आएगा तो मैं चैंपियन बनी रहूंगी तब तक। और मे बी कोडिंग ऐसी चीज है, लैंग्वेज ऐसी चीज है ना, बदल जाती है, हमको इसमें सिंटेक्स का खेल है, हम भूल जाते हैं। ओके, मैं कितने एक्सपीरियंस लोगों को देखा है, यूनिक्स की आज भी उन्होंने कमांड्स ना अपने लोकल पे नोटपैड में लिख के रखी हुई है, चाहे वो याद है, गिट की कमांड होती है, कुछ लोगों को आदत हो चुकी है कॉपी पेस्ट मारने की। ओके, तो दिस इज अ साइकिल विच गोज ऑन। तो मैं कोडिंग के लिए बोलता हूँ कि भाई प्रैक्टिस करो, यू शुड ग्रो। ये फिर जैसे मैंने बोला रिएक्ट सीख लिया तो टाइप स्क्रिप्ट सीखो, वो भी जरूरी है, फिर उसके बाद API का इंटीग्रेशन करो, मतलब एक चीज को करने के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो आप हर चीज को एक्सप्लोर करो ताकि आपके मन में ये रहो, जब आप इंटरव्यू में बैठो तो आपको ये पता हो कि भाई ये चीज करने के 5 तरीके हैं, और वो आप इंटरव्यू में बोल सको। और रही बात डेवलपर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है डिबगिंग, and you will also correlate and you can also share your experience if you want कि भाई डेवलपमेंट किया है तो डिबगिंग भी आनी चाहिए, बिकॉज चाहे सपोर्ट का काम है, डेवलपर को भी डिबगिंग आनी चाहिए। Right. इफ यू वांट यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस आल्सो। श्योर। सो ऑन द केस ऑफ डिबगिंग, तो जैसे कि कोई आपका इशू, बिकॉज क्योंकि कोड बेस बहुत बड़ा होता है, राइट, तो आप इट्स नॉट कि आपको एक काइंड ऑफ आइडिया हो कि हाँ यहाँ पे आके ये पर्टिकुलर इशू हमें आ रहा है, बट किस वजह से आ रहा है, क्या रीज़न है, तो दैट नो बडी नोज। तो इसीलिए लाइक आई थिंक दिस इज वॉट कि ये आपका ही काम रहेगा मेनली, जो वॉट वी ऑल्सो डू कि कुछ टिकट्स हमें साइन होते हैं तो पहले हमें रूट कॉज फाइंड करना होता है, कहीं कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन, तो डीबगिंग में ही आपका मतलब मेजरली टाइम जा रहा होता है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड बी गुड एट एज अ डेवलपर, कि रूट कॉज फाइंड करना, चीज़ों को रिलेट करना, तो यस वो चीज़ आना चाहिए। मैं एक ये भी चीज ऐड करता हूँ, सपोर्ट के भी बहुत फायदे हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट के फायदे नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट एंड डेवलपमेंट इज लाइक अ मैकेनिक एंड इंजीनियर। ओके, अगर कोई बंदा मैकेनिक क्या करता है, चीजें बनी हुई चीजों को ठीक कर रहा है, तो सपोर्ट पर्सन इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, बनी हुई एक चीज है उसको ठीक कर रहा है, तो ये भी एक स्किल है, ऐसा नहीं है कि बहुत लो लेवल का काम है, नहीं इसमें भी स्किल है, बट ये है डेवलपर जो होता है उसको जीरो से चीज बनानी आती है, जिसको जीरो से चीज बनानी आती है ना, तो वो कुछ भी बना सकता है, मतलब समझ, सपोर्ट पर्सन को एक बनी बनाई चीज चाहिए तभी वो कुछ कर पाएगा, बट एक जो डेवलपर होता है उसको खाली दे दो, बस एक बेस बॉयलर प्लेट दे दो, उसके ऊपर उससे जो मर्जी बनवा लो वो हर चीज बना दे, तो एक खासियत होती है। और सपोर्ट में सबसे ज्यादा ऑन साइड भी मिलता है, ये भी गाइस मैं आपको बता दूं अगर आपको ये नहीं पता तो। यस, एनी अदर क्वेश्चंस Got, इफ यू हैव? got. Yeah. So the next question is regarding the notice period part. So this is also one of the things that majorly people struggle with. Like जैसे पहले आप TCS में थे, so there I'm sure that you must be having 3 months notice period. Not sure about the next company. So how you manage this thing? Like आप मतलब क्या एडवाइस करोगे? बिकॉज मेरे केस में भी ये था कि जैसे ही आई एम स्पेसिफाइंग आई एम हैविंग 3 months notice period, so वही सारी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो हाउ यू मैनेज्ड? सी, मैं इसका सिंपल आंसर दूंगा। सबसे पहले जब एचआर का कॉल आता है ना, हमको सीधा टेक्निकल राउंड इंटर किसी पर्सन का तो आता नहीं है कि आओ भाई चलो तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, नहीं। एचआर जब कॉल करती है, या इधर लिंक्डइन जैसे है ना, लिंक्डइन पे सबसे पहले अपना आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, जैसे आपका बहुत अच्छा, तो लिंक्डइन पे जब सबसे पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है या मैसेज आता है, उसमें स्किल्स लिखी होती है, भाई ये इतना एक्सपीरियंस चाहिए और ये स्किल्स चाहिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड से यस मेरे पास सब कुछ है, सो दैट वो एटलीस्ट आपके टेक्निकल पर्सन के पास चला जाए। नोटिस पीरियड तो अभी बहुत दूर की बात है यार, मतलब समझ रहे हो, ये भी क्वेश्चन आएगा अभी नोटिस पीरियड का, बट मैं समझाना चाहता हूँ यही सबसे पहले स्किल्स के लिए ओके कर दिया। फिर उसने ये क्वेश्चन पूछा कि भाई आपका नोटिस पीरियड तो देखो 90 डेज है, इज इट नेगोशिएबल, तो हमेशा बोलने का यस। हाँ, मैंने अपने कलीग्स को देखा है ये करते हुए, उन्होंने भी अपना कम करवाया है क्योंकि यहाँ पे बाय आउट का ऑप्शन है, तो मैं भी कर सकता हूँ अगर मैं इस इंटरव्यू में सिलेक्ट होता हूँ तो। देन आई कैन टॉक टू माई मैनेजर इफ आई हैव अ सॉलिड प्रूफ, या भाई मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं कैसे उनसे जाके हवा में पहली बात कर लूं और आपको पहले ही मैं कंफर्म कर दूं, है ना। जब आप एचआर से थोड़ा सा मेच्योरली बात करते हो, ठीक है, होती है कुछ एचआर की आदत थोड़ा सा रूड हो जाते हैं, बट ठीक है, यू शुड बी मेच्योर ना। अब उनको भी पता है कि भाई आपने सपोज एक बंदा टीसीएस से, सामने वाला बंदा असेंचर से, सी मैम आपका भी तो नोटिस पीरियड 3 मंथ्स ही है ना, अगर आपको भी किसी ने धोखा दिया, दैट्स व्हाई यू वांट के भाई आई समवन यू वांट के भाई कोई 1 महीने में हमको आके ज्वाइन कर ले, ठीक है। अब उसने धोखा दिया, अब उसकी गारंटी तो मैं ले नहीं सकता, बट मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर इफ यू आर गिविंग मी अ गुड ऑफर, ओके, देन आई विल ज्वाइन यू। देखो, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, सबको पता, सब झूठ बोलते हैं, ठीक है। इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं नहीं बोलता हूँ कि भाई सिर्फ एम्प्लॉयज झूठ बोलते हैं, कॉर्पोरेट के एचआर रिक्रूटर सब झूठ बोल देते हैं जब बात उनको सिलेक्ट करने की आती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो बोलते हैं यू डू यू हैव दी स्किल्स, और फिर अंदर जाके काम कुछ और करवाने लगते हैं। दे आल्सो लाइड ना, जो इन जॉब डिस्क्रिप्शन सब अपने मतलब ही निकालते हैं। तो बेटर है कि आप भी अपने मतलब निकालने के लिए बोलो कि भाई आप मुझे ऑफर लेटर तो दो, आई विल ज्वाइन यू। बस कंडीशन ये है कि आप मुझे एक अच्छा ऑफर देना, सो दैट आई एंड माई फैमिली विल बी हैप्पी। तो जब आप ऐसा बात करोगे, सामने वाला बोलेगा हाँ ठीक है डन, तो हम वो उसको कि देखो क्वेश्चन तो ये पूछेंगे पूछेंगे आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि भाई मुझे तो पता नहीं है, मेरा तो ये पहला या दूसरा स्विच है, मुझे तो पहले स्विच में भी उतने मैंने तो जो मुझे एचआर ने दिया था मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, अभी आप मुझे बता दो कि मुझे कितना मिलना चाहिए, देन आई एम फाइन विद इट। तो मतलब होता है, तो वो बोलेंगे नहीं भी, आप फिर भी एक्सपेक्टेशन बता दो। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, जब 3 मंथ्स नोटिस पीरियड वाली सिचुएशन है ना, तो भाई अपनी एक्सपेक्टेशन 30% तक स्टार्ट करो, ओके। जब जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा ना, क्रॉस ऑफर अगर उसको जरूरत होगी ना, तो वो आपको क्रॉस ऑफर लास्ट में जाके आपको देगी पैसे। ऐसी कंपनीज भी देखी है भाई, वो आपको ना, जैसे कॉग्निजेंट, एक मुझे कंपनी का किस्सा याद आ गया, वो आपको पहली पैसा, मतलब एक लड़की थी, उसने ना, उसका 4-5 साल का एक्सपीरियंस था, तो उसने मांग लिया था 14 लाख का पैकेज मांग लिया था, एग्जाम्पल 5 साल के एक्सपीरियंस में, उसको कंपनी ने 16 दे दिया। अभी कंपनी ने 16 क्यों दे दिया, इसीलिए दे दिया कि भाई अब तो कहीं और जाइयो मत, अगर तू लास्ट में क्रॉस ऑफर दिखाना। और ऐसी करती है कंपनी, वो पहले इतने ज्यादा दे देती है, बोल देती है कि भाई अभी हम तुम्हारा क्रॉस ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेना तो ले लियो नहीं तो मत लियो, ठीक है ना। मेच्योरली बात करो कि भाई यू हैव टू ट्रस्ट, मतलब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, राइट। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे कि भाई मैं ज्वाइन करूंगा, मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन करूंगा, यू हैव टू ट्रस्ट, देयर इज नो सच ऑप्शन। आपका भी 3 महीने का नोटिस पीरियड है, मेरा भी 3 महीने का नोटिस पीरियड है ना। तो आप या तो एक बार इंटरव्यू शेड्यूल करवा के देख लो, और वही बात, मतलब ऐसा डेस्परेशन मत दिखाओ कि भाई मैं ये कर दूं, मतलब वो हो जाएगा ना। अपने आप को ऐसा डेस्परेट दिखाओ कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, okay, I will be a value asset for your company if you hire me, no matter it's a 3 months notice period, है ना, but I will add an value, I will add a value in your team, क्योंकि मेरे पास बहुत स्किल्स हैं, ये तो जस्ट मेरी प्राइमरी स्किल्स हैं। इफ आई टेल यू माय सेकेंडरी स्किल्स, मेरे पास मैंने ये भी सीखा है, मैं ये चीजों भी काम कर सकता हूँ, चाहे मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज है क्योंकि हैंड्स ऑन कभी नहीं किया, बट मैंने अपने सेल्फ प्रोजेक्ट्स जरूर बनाए। समझ, सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये बंदा नॉलेज का भंडार है, इसको लेने से ना अपने बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो जब आप अपनी वैल्यू दिखाओगे ना, यूएसपी, तब सामने वाला इंटरेस्ट दिखाकर कोई बात नहीं है, तेरे लिए 3 महीने भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तू आने वाला बन, ये होता है। गॉट इट, गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है लाइक जैसे कि स्विच का आपने अपना एक पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन किया कि व्हाई डिड यू स्विच, व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन। तो जब मैंने केस में लाइक व्हेन आई वाज अ फ्रेशर, राइट, तो सबके एक डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। कोई कहता है लाइक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टिक विद अ कंपनी फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, आपका रिज्यूमे खराब हो जाएगा, ये है वो है। तो लाइक यू हैव 9 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, तो काफ़ी आप लोगों से मतलब आपने ऑलरेडी कन्वर्सेशन कर रखा है, आपका खुद का एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्विच? राइट टाइम यही है। देखो, मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, एक बंदे ने 6 महीने में एक्सपीरियंस, एक 6 महीने में कंपनी चेंज किया। अभी एक मैंने भी, जैसे मैंने पुरानी कंपनी में ना 5.5 साल गुजारे थे, मुझे नहीं लगा, मैं नहीं आया भाई मार्केट की हवा में। जैसे मुझे यूट्यूब पे नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर अपनी यूट्यूब की वीडियो बनाना बंद करो, आप भी जाके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में प्रिपरेशन करो।
अरे भाई मुझे नहीं करनी, मेरी और प्रायोरिटीज है, आई एम हैप्पी विद माई करंट सैलरी, है ना। दूसरे की वो दूर के ढोल सुहावने वाली बात है ना, दूसरे का थाली में लड्डू बड़ा ही दिखता है। भाई मैं जब अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं मुंबई में था ना, देन आई वाज हैप्पी विद माई 25 सैलरी ऑल्सो। बट फिर जब पता चला कि यार सामने वाला 40 कमा रहा है, तब टेंशन आया। जब तक नहीं पता था तब तक मैं खुश था। द मोमेंट ये पता चल गया ना कि वो 35 या 40 भी कमा रहा है, तो टेंशन आ गया, फिर मुझे 40 चाहिए। जब पता चला कि यार अब वो दूसरे दोस्त को देखा, जैसे अभी यूट्यूब पे आ गया, अरे भाई वो तो लाख कमा रहा है। मतलब मैं मेरे शहर में जो भी होता, अरे यार इंजीनियर हो, हाँ 4 साल का एक्सपीरियंस, अरे तुम्हारी सैलरी तो होगी 1-1.5 लाख। मतलब कैसे, मतलब जेनरिक स्टेटमेंट बना दिया। मतलब न्यूज चैनल पे या फिर जो मतलब बोलते हैं फैंग वाले बच्चों, इस कॉलेज के बच्चे का करोड़ रुपए का पैकेज, मतलब सबको ऐसी दुनिया को लगने लगता है कि भाई अब सब बच्चों का करोड़ करोड़ का पैकेज है ना। बट मुझे पता कि मैं अब उस पैकेज से खुश हूँ, तो मैं क्यों किसी के साथ कंपेयर करूँ, मेरी अपनी प्रायोरिटीज है। तो रही बात स्विच की, तो मैं वही बोल रहा हूँ, स्विच मैं अपने हिसाब से करूंगा ना। अगर मुझे लग रहा है कि मैं अभी कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ, और मुझे पता है, और मैं एक चीज आपको बता दूं सौम्य, आपको भी, लाइफ में जब स्विच करो ना, तो बेटर है कि लेस देन 10 ईयर्स, लेस देन 8 ईयर्स तक कोशिश करो, जितने स्विच मारने मार लो। ओके, बिकॉज वंस यू हैव एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स, एक तो आप सीनियर लेवल पे चले जाओगे, प्लस आपकी एक सैलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रोबेबली 20 और 30 के आसपास रहेगी, 20 प्लस ही रहेगी, आपको 30 भी हो सकती है। तब उस टाइम पे कोई भी कंपनी ये बोलती है कि भाई इसको क्यों हायर करना, इसकी जगह मैं 2-3 फ्रेशर ना, जूनियर्स ना हायर कर लूं, 2-3, इस सैलरी पे 10-10 लाख के मैं 3 लोग भी हायर कर सकता हूँ। इस बंदे को मैं 30 से 40 का तब पैकेज दूंगा भाई, जब ये बंदे के पास बहुत अल्टीमेट लेवल की नॉलेज है, मतलब समझ रहे हो? ये सारे काम कर देता है, ये गाइडेंस भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है, क्लाइंट से भी बात कर लेता है, बहुत मल्टीपल काम कर लेता है, समझ, मतलब कंपनी नीचे ओढ़ने की बात पे आ जाती है जब इतना पैसा दे रही है। तो बेटर के लेस देन 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस में जितने स्विच कर सकते हो कर लो। बट ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने बोला कि एक कंपनी में आइडली 1 साल तो रुक ही जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे बहुत दिक्कत हो जाती है जब आप 1 साल के एक्सपीरियंस पे स्विच करना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि आप सोचते हो कि मैं 1 साल के एक्सपीरियंस पे, जैसे टीसीएस 3, 3.5, 4 से स्टार्ट किया, अब सोच रहे हो मैं 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद मेरा 10 लाख का पैकेज हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, नॉर्मल सर्विस नहीं होगा। वही बात है, वो बोलेंगे भाई तूने 1 साल तो सिर्फ ट्रेनिंग में गुजारा होगा, तूने भी काम कहाँ किया होगा। तो बेटर है कि 2 साल तो कर लेते उस कंपनी में काम। हाँ, जब आप 2 साल वो स्टार्टिंग में क्रॉस कर लेते, उसके बाद आप फिर अगर आप 6 महीने में, साल बाद भी स्विच करो, दैट इज टोटली फाइन। यू शुड हैव अ रीजन। एग्जाम्पल, अभी एक बंदे ने 6 महीने बाद या 3 महीने बाद कंपनी चेंज कर ली, सामने वाले ने पूछा 3 महीने में क्यों आ रहे हो, क्या हो गया, ऐसा व्हाट हैपन। तो बोलो देखो भाई, मेरा रूल सिंपल है, मैं रिज्यूमे में कभी झूठ नहीं लिखता, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सामने वाला भी झूठ ना बोले, है ना। तो मेरे साथ क्या हुआ इस समय, मैं 3 महीने में क्यों चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे साथ झूठ बोला गया था, मुझे बोला गया था आपको डेवलपमेंट प्रोफाइल मिलेगा, ये होगा वो होगा, बट मुझे मिला सब कुछ ऑपोजिट। तो जब मेरे से कोई झूठ बोले ना, मैं वहां पे नहीं टिकता। दिस इज माई एटीट्यूड। अगर आप भी बोल रहे हो कि आप भी जो जॉब डिस्क्रिप्शन या आप जो इंटरव्यू लेने वाले हो वो भी झूठ है, तो प्लीज डोंट हायर मी राइट नाउ। ओके, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे आप यही प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, तभी मैं फिर आपको ज्वाइन करूंगा। तो वही, आपको उसको थोड़ी पता आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, किस टीम में काम कर रहे हो। You just making the story na, because you want money at the end of the day. Actually reason is you want money, either you want money or you want your base location, ठीक है, या फिर आपके कुछ और रीजंस, ठीक है ना। तो वही है। तो यू शुड हैव प्रॉपर रोड मैप कि भाई यहाँ पे 1 साल हो गया, सैलरी कम है, अभी अपने शहर जाना चाहिए, सैलरी भी बढ़ाएंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी हो जाए, समझे। तो अपने हिसाब से चलो, दुनिया के कहने पे मत चलो, बस मैं बोलना चाहता हूँ। Right. Okay. Very well explained, sir, I would say. तो आई थिंक दिस वाज सम ऑफ द क्वेश्चन दैट आई वाज हैविंग टू डिस्कस विथ यू, एंड आपने उसमें ही काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, सो थैंक यू फॉर दैट. सो इन केस गाइज इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू हिम, राइट. सो आई बी प्रोबेबली मेंशनिंग हिज यूट्यूब चैनल लिंक ऑन इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन रीच आउट टू हिम, you can reach out to him over LinkedIn as well, and as the sir specified he is available on TopMate as well, तो वहाँ पे भी आप रीच आउट कर सकते हो. So thank you so much sir again for sharing those informative insights with us. Thank you. थैंक यू सो मच सौम्या, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ऐसे ही चैनल ग्रो करते रहो, बिकॉज आपसे जब मिला था आपके बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे, और आपने अभी 30,000 आ गए। मुझे पता है कि वो जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वहां तक नहीं पहुंचे, बट लिंक्डइन पे 1 लाख, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ओके, तो ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल, आप भी ऐसे करियर में ग्रो करो और खाते रहो, मजा करो। थैंक यू सो मच, बाय।